देखिएगा कि अभी तक हमने जो देखा है उसका थोड़ा बहुत रिकैप कर देते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। और उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है आपका रिसर्जेंस इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसे हम लोग रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म भी कहते हैं। ओके, सो इट ऑल स्टार्टेड इन 1885 के अंदर कहाँ से शुरुआत होती है, जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है। साथों साथ इसके अंदर हमने 1885 से जो शुरुआत हुई मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत के अंदर स्प्लिट, साथों साथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फर्स्ट फेज के अंदर जो 1900 से लेके करीबन 1910-12 तक यहाँ भारत के अंदर रही, वो भी हमने देख ली। साथों साथ यहाँ पे गदर मूवमेंट एंड होम रूल मूवमेंट देखा। ये जितने भी एक्टिविटीज़ थी ये प्री गांधीयन फेज के अंदर, या गांधी नहीं थे या गांधी होने के बावजूद, जैसे होम रूल मूवमेंट के अंदर गांधी थे, गदर के दौरान उनको आए हुए 1 आध महीना होता है, बट ही नेवर पार्टिसिपेट। ओके, तो ये पूरा का पूरा फेज था, इसको हम लोग प्री गांधीयन फेज की तरह लेते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इनके अंदर कहीं से भी गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ से 1915 तक हम लोग चले जाते हैं। 1915 से हम लोग गांधीयन फेज की शुरुआत करेंगे। 1915 में गांधी आते हैं और साथों साथ हमने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा भी देख लिया। 1919 तक आते आते यहाँ पे रॉलेट एक्ट आता है और वहाँ से शुरू होता है रॉलेट सत्याग्रह। देखिएगा कि 1915 के अंदर जब गांधी आते हैं तो यहाँ पे होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी, राइट। तिलक जेल से जब बाहर आ रहे थे, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है। 1916 से लेके करीबन 1918 तक आते आते जब गांधी यहाँ पे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका होम रूल मूवमेंट बैकग्राउंड के अंदर चल रहा होता है। ओके, तो ये कंटेम्प्रेरी है, आप जब पढ़िएगा तो इसको ओवरलैप करके पढ़िएगा। ओके, तो ये गांधीयन फेज है। एक साथों साथ जो पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा है ये आपके एरो के इस साइड के अंदर, वो भी आप जानने की कोशिश करिएगा और उसको भी लिंक अप करने की कोशिश करिएगा। ओके, साथों साथ मॉनफोर्ट रिफॉर्म्स भी देखे 1918 के आसपास, जिसके कारण होम रूल मूवमेंट भी खत्म होते हैं। ओके, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, और वहाँ से ही हम लोग थोड़े और एक आगे की फेज के अंदर जाते हैं 1920 तक का समय के आसपास। 1920 के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो है आपके खिलाफत की। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद गांधी को अरेस्ट कर दिया जाता है मार्च 1922, और पॉलिटिकल वैक्यूम हमने देखा पिछली स्लाइड्स के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ जहाँ पे स्वराजिस्ट नो चेंजेस के बीच में पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे स्वराजिस्ट मूवमेंट नवंबर 1923 से, जब से आपकी जो इलेक्शंस के अंदर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से लेके 1925-26 तक पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा वो है स्वराजी मूवमेंट और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का रोल, और किस तरह से स्वराज मूवमेंट किस तरह से वीक हुआ वो भी हमने पिछले क्लास के अंदर देख लिया। अब देखिएगा कि हिस्ट्री एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जैसे इंडियन मानसून, तो इंडियन मानसून इज डिपेंडेंट ऑन मेनी वर्ल्ड थिंग्स, कि दुनिया के अंदर कौन से जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण भारत के जो पूरा का पूरा मानसून सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा है। उसी तरह से इतिहास भी एक ऐसी चीज़ है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ पैरेलल चलता रहता है। अब देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है रिसर्जेंस इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसे हम लोग फेज 2 के तहत पढ़ते हैं, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के तहत, या क्रांतिकारी आतंकवाद जिसे बोला जाता है। खैर हमने इसको क्यों रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म कहते हैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत पिछले क्लासेस के अंदर चर्चा की थी। ओके, अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इवेंट्स कहाँ कहाँ पैरेलल चल रहे हैं। अब देखिएगा कि 1917 के आसपास जब यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था ना बैकग्राउंड के अंदर, तो 17 में क्या हो रहा था, होम रूल चल रहा था। होम रूल जब इंडिया के अंदर चल रहा था तब यूएसएसआर, जो रशिया नाम का जो देश है, और उसको चेंज करके यूएसएसआर उभर के आ रहा है। वहाँ पे 1917 के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो गया, जिसे कहा जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति, या अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और वहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी। और उसी के तहत मैंने आपको पब्लिक सेफ्टी बिल का एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह से आपके ये जो स्वराजी थे, ये स्वराजिस्ट ने काउंसिल के अंदर एक बिल लाया गया था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, उसको डिफीट कर देते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था, और वो आइडियोलॉजी के स्प्रेड को रोकने के लिए ये पूरा का पूरा, या ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का स्प्रेड हो रहा था उसको रोकने के लिए ही पब्लिक सेफ्टी बिल लाया था। ओके, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी, और इसी के कारण यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा वो है रिसर्जेंस इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। क्योंकि कम्युनिज्म कहाँ से आता है, याद रखिएगा, कम्युनिज्म कहाँ से आया, कम्युनिस्ट क्रांति या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन बोलते हो। कम्युनिज्म की एक सबसे मेन आइडियोलॉजी है, इट ऑलवेज कम्स थ्रू बैकडोर, बोले पिछले दरवाजे से ही आएगा। बैकडोर समझ में आता है, बैकडोर किसे कहते हो,
बैकडोर मतलब आपके किचन के पीछे से कोर्टयार्ड वाला रास्ता है, वहां से आ जाए उसको बैकडोर कहोगे? अब देखिएगा कि बैकडोर एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट्स के तौर के अगर आप देखोगे तो पिछले दरवाजे से सटक जाना या सटकी मार लेना या अंदर एंट्री कर देना। ये कम्युनिज्म एक ऐसी चीज है जो मेन गेट से नहीं आएगा, मतलब जो प्रॉपर चैनल होगी ना वहां से नहीं आएगा, ये पिछले दरवाजे से आएगा और आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो होगी उसको टॉपल कर देगा, उसको कू करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए ही यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी देखिएगा ना, ये प्रॉपर चैनल के थ्रू चले। डिड दे डिमांडेड एनीथिंग? डिड दे रोट एनी पिटिशंस जो सिविलाइज वे के अंदर चलता है? नहीं। इसके लिए ये कम्युनिज्म के साथ प्रेरित थे, इसके कारण ही इसको हम लोग कम्युनिज्म के साथ रिलेट करते हैं। और ये जितने क्रांतिकारी थे इनको लगता था कि ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए, और यहाँ से ही आपकी कम्युनिज्म या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत होती है। ओके, अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि गांधी और जो अदर लीडर्स थे उनके बीच में डाइकोटॉमी कैसी चल रही थी। हमने देखा ना कि किस तरह से डेवलपमेंट चला है, कंटेम्प्रेरी पैरेलल डेवलपमेंट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 1919 के आसपास यहाँ पे क्या हुआ? रॉलेट एक्ट हुआ। अदर जो आइडियोलॉजीज थी आपके गांधी को छोड़ के, जैसे आपके रिवॉल्यूशनरी है या और भी पॉलिटिकल लीडर्स है, यहाँ कोई नहीं देखने को मिलेगा। नो प्रोग्रेस वाज सीन। सेकेंडली यहाँ पे आप देखिएगा कि रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन कुछ भी नहीं हुआ। 1922 तक आते आते गांधी जब जेल में जाते हैं ना, तब तक आपको कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता। बट राइट फ्रॉम 1922 जब नॉन कोऑपरेशन खत्म हुआ और गांधी जेल में हो गए, तुरंत ही यहाँ पे दूसरी आइडियोलॉजी उभर के आ रही थी। क्या थी वो? स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस की। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जब गांधी हो गए ना, तब तक आपको देखने को मिलता है कि ये जो दो एरो की दूसरी साइड, ये जो आपके नेता लोग हैं वो कहीं पे भी पिक्चर के अंदर आते ही नहीं है भाई साहब। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एसेंशियली वही है कि गांधीयन फेज को अगर आप उसको अलग से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही थी। फिर से 1922 से लेकर 1928 के बीच में पॉलिटिकल वैक्यूम आया और यहाँ पे आपके स्वराजिस्ट उभर के आ रहे थे। साथों साथ आपकी ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है फेज 2 वाली, वो भी उभर के आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गांधी थे ही नहीं। 1924 के बाद गांधी जब जेल से बाहर आते हैं तो वो भी अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर लगते हैं, पर साथों साथ यहाँ पे आपको ये चीज भी देखने को मिलती रहती है। अब हम लोग जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म फेज 2 भी कहते हैं इसको। क्यों रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म कहते हैं, हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ली थी। देखिएगा कि फेज 1 1900 के आसपास शुरू हुआ और 1910-12 तक चलता है, जिसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं फेज 2 जो 1920s का है, उसको जानने की कोशिश करेंगे और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज किस तरह से आगे चलती है। हमने ये भी देखा था कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रिवॉल्यूशनरी लीडर का नाम, कौन से संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ कौन से इवेंट्स है, जैसे कॉन्स्पिरेसी केसेस मैंने बताया ना, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कितने सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये 5-6 कॉन्स्पिरेसी केसेस और उसके साथ कौन कौन लीडर्स जुड़ा हुआ है, वहां से क्वेश्चंस बनता है। आप याद रखने की कोशिश करेगा। एरिया ऑफ वर्क, कोई इंडिया में था, कोई बाहर था। यूरोप वाले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। साथों साथ नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो भी थे वो भी हमने देखे हैं। और ये कौन सी लिटरेचर पब्लिश किया करते थे वो भी हमने जानने की ऑलरेडी कोशिश की है। अब देखिएगा कि रिवॉल्यूशनरी फेज 2 ये एक्टिविटीज भारत के अंदर क्यों बढ़ी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सडन इंक्रीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, और वहाँ से आपको 2-3 स्टेटमेंट फॉर्म के तहत क्वेश्चन बना सकता है। ओके, ऐसे क्या कारण हो गए भारत के अंदर कि अचानक ही 1922-23 के आसपास तक आते आते फिर से क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही थी। सबसे फंडामेंटल चीज मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म को जो आइडियोलॉजी जो डिराइव कर रही थी उसके पैरेलल वो थी मार्क्सिज्म। तो सोशलिस्ट आइडिया, समाजवादी भी जो विचार थे, और ये जितने समाजवादी विचार थे वो 1917 के आसपास जब सोवियत रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो चलता है, उससे बहुत फैल रहे। सो दे वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसी के कारण हमारा जो यूथ था ना वो कम्युनिज्म की तरफ चला गया। इनका मानना ये था कि ये समाजवाद के थ्रू हम लोग भारत को आज़ादी दिला सकते हैं, और ये जो आपकी इंपीरियलिस्टिक, आपकी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, द इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस कैन बी ओवरथ्रोन बाय दिस कम्युनिस्ट ideas. Okay, so basically you will see during this time there is an upsurge of working class, trading class and also the different classes, और आपके बहुत सारे ग्रुप्स उभर के आ रहे थे। उन्हीं ग्रुप्स के अंदर से ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2-3 राजकीय रूप से जो संगठन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी स्थापना हो जाती है। ओके, तो यहाँ से ही आपको देखने को मिलता है द राइज ऑफ लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस,
और नेहरू और सुभाष जैसे लीडर्स जो उस टाइम के अंदर कांग्रेस के जो यंग लीडर्स बोले जाते थे, वो भी अपने लेफ्टिस्ट आइडियाज, जो समाजवादी जो विचारधारा थी, जो वामपंथी विचारधारा हम लोग जिसे कहते हैं, उसका थोड़ा बहुत प्रोपोगेशन करना चाहिए। ओके, तो ये जो कम्युनिस्ट लोग थे, ये कम्युनिज्म के साथ साथ बोलने वाले लोग थे, ये आइडियाज के अंदर मानते थे। तो आइडियाज किसे कहते हैं? इट इज इजी टू किल एन इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं, बट यू कैन नॉट किल द आइडियाज। ग्रेट एम्पायर्स क्रम्बल्ड व्हाइल द आइडियाज सर्वाइव्ड। तो ये चीज थी, ये पूरा का पूरा कि आप कोई सोच को मार सकते हो, आप कोई इंसान को मार सकते हो, पर कोई सोच को नहीं मार सकते। और बड़ी से बड़े साम्राज्य टूट गए हैं, बट आपके जो विचारे हैं ना, वो विचारे सदियों तक चलते रहे। तो ये जो विचार थे, ये जो आइडियोलॉजीज थी, ये आइडियोलॉजीज का ही बेस बना के इंडिया के अंदर भी ये प्रोपोगेशन हो रहा था। तो आपकी जो यूथ था वो बहुत ही यहाँ से इंस्पायर हो रहा था। सेकेंडली, अगर आप देखोगे कि पॉलिटिकल वैक्यूम की तरफ भी आप चले गए थे, और जैसे स्वदेशी मूवमेंट खत्म हुआ इंडिया के अंदर, तो उसके बाद हमने देखा ना कि बहुत सारे यूथ की एनर्जाइज, आपकी जो एनर्जी थी उसको चैनलाइज कहाँ करोगे? वेयर विल यू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द यूथ? तो इंडिया के अंदर भी यही हो रहा था, 1908 का इंडिया हो या 1922 का इंडिया। क्योंकि आपने क्या किया कि स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया, तो आपका यूथ बेकार बैठा था, बोले क्या करे, खाली दिमाग शैतान का घर, उठा ली बंदूक, थाड़ दिया उसको, ओके, मार दी गोली। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 1922-23 के आसपास कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपने सडनली विद्रोह किया था, गांधी जी ने किया ही ना। कारण क्या था कि भाई हिंसा हो गई, बट हमको ये देखना है कि ये हिंसा जो हुई है उसके पीछे गांधी जी का जो नॉन वायलेंट का जो प्रिंसिपल था वो उन्होंने अपना बना के रखा। बट यहाँ का जो यूथ था वो कंफ्यूज हो गया, बताया ना कि डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसओरिएंटेशन एंड डिमोरलाइजेशन। तो ये जो पूरा का पूरा फेज चल रहा था, ये फेज के तहत आपको जानने को मिलता है दैट द यूथ वाज वेरी मच डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डीओरिएंटेड। बोले किस तरह जाना है हमको, कहाँ कहाँ आगे चलना है। एंड दे आल्सो क्वेश्चन द एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। बोले क्या कर रहे हो आप? बोले अहिंसा 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 कर रहे हो। बोले चाटा, एक चाटा मारेगा तो 4 चाटा सामने मारेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मानना यही था कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, दे आर एसेंशियली एक्सप्लॉइटिंग अस, और इनके सामने हमको कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। थर्डली, यहाँ पे जो दूसरे ग्रुप्स उभर के आ रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, आपके स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस, उनसे भी ये लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बोले ये चचा लोग हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हमको भारत को आज़ादी दिलानी होगी, तो वो आज़ादी कहाँ से होगा? बोले हमको ये क्रांति के थ्रू ही करना पड़ेगा। ओके, सो दे स्टार्टेड राइटिंग जर्नल्स, नॉवेल्स, अपने आइडियाज, अपने उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, अपनी अलग अलग पब्लिश कर रहे हैं चीज़ों को। और सेल्फ सेक्रीफाइसेस, बोले देखो ये हमने बलिदान किया है, आत्म बलिदान किया है। ओके, तो लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद के जो नारे लगने वाले का जो फेस था, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, तो दिस इज द टाइम वेर यू विल सी दैट सचिन सान्याल जैसे लीडर्स थे, मैंने आपको बताया, उन्होंने एक किताब लिखी थी बंदी जीवन। वो बंदी जीवन भी इस तरह से पब्लिश होती है, और उसी के थ्रू आपके जो यूथ थी ना, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कराने की कोशिश करते हैं। यूथ की एनर्जी को चैनलाइज कराने की कोशिश की जाती है ये रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और इनका बोलना था कि आत्मा बलिदान दे दो। बोले देश के लिए बलिदान नहीं दोगे तो क्या दोगे? ओके, सो इन दिस कंडीशन यू विल सी कि ये जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे इंडिया के अंदर पनप रहे थे। अब देखिएगा कि एक फंडामेंटल डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। हमने 1900 से लेके 1910-12 तक आते आते भारत के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, और 1920-22 से लेके 22 मतलब 23-24 से लेके 1930 तक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो चली, उनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ फेज 1 एंड फेज 2? सबसे फंडामेंटल चीजें है, ये याद रखिएगा। दोनों की दोनों आत्म बलिदान के अंदर मान रहे थे, बोले सेल्फ सेक्रीफाइसेस करेंगे। दोनों यही बताते थे कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स, युगांतर करके जनरल आया करता था, वो क्या बताता था। बट इंपॉर्टेंट हमको ये जानना है कि एक छोटी सी एक इनके बीच में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप पकड़ लोगे तो आपके लिए ये जो है पूरा का पूरा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो फेज 2 है वो सिद्ध हो जाएगा। ओके, बोथ एडवोकेटेड द रेडिकल सॉल्यूशंस फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑफ द कंट्री। दोनों यही की ये चीजें बोलते रहते थे, बट जो फेज 2 जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का था ना, वो एक चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रहा था, वो था आपका सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। जो फेज 1 वाले रिवॉल्यूशनरीज थे ना आपके, वो कभी भी सोशल जस्टिस की तरह नहीं फोकस किए गए। अभी क्यों इन्होंने सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस नहीं किया होगा आपके फेज 1 वाले? क्यों? क्योंकि दे वर नॉट मच इंस्पायर्ड बाय दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कब भारत के अंदर फैलने शुरू होती है? भारत के अंदर मतलब विश्व के अंदर 1917 के अंदर जब आपका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद ही ये जो तीसरा पॉइंट है ना आपका सोशल जस्टिस वाला, वो सबसे मेन है।
जो ये रिवॉल्यूशनरीज को गाइड कर रहा था। बोले सामाजिक न्याय के सिद्धांत को हम लोग पकड़ के रखेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे जाएंगे। तो एंटी इंपीरियलिज्म, जो हमारी साम्राज्यवाद के विरुद्ध में जो लड़ाई है, जो युद्ध है, द वॉर अगेंस्ट द इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस डज नॉट मीन दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ फॉरेन एनिमी, बट वी आर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी विच इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी इटसेल्फ। वो सोसाइटी के अंदर एनिमी कौन था इनके लिए? वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट क्लास था, वो बड़े बड़े जागीरदार थे, वो बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे गरीबों का। और इसी के कारण इन्होंने ये एंटी इंपीरियलिज्म का बेस बनाया। बट एंटी इंपीरियलिज्म को खाली ब्रिटेन तक सीमित नहीं रखा गया है, वो एंटी इंपीरियलिज्म को ब्रिटेन के बाहर तक जाके सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर फोकस कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म तो था, राष्ट्रवाद की गंगा जमुना तो बहुत तेजी से बह रही थी भाई साहब, पर यहाँ पे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को फोकस किया गया है। तो डाउन विथ इंपीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद। ये इंपीरियलिज्म जो है, ये इंपीरियलिज्म खाली ब्रिटेन तक सीमित नहीं रखा था इन्होंने। कहने का मतलब यही है। ओके, दे ऑल्सो रेज दिस क्वेश्चन ऑफ इंटरनल ऑपरेशन बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड द कैपिटलिस्ट क्लास। बोले यहाँ पे भारत के अंदर का जो वर्ग है, जो गरीब लोगों का शोषण कर रहा है ना, उनके विरुद्ध भी हम लोग जंग करेंगे। तो ये जो इंपीरियलिज्म है और ये उसके साथ साथ सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है ना, वो आपको फेज 1 के अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज थे उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि भारत के अंदर क्रांतिकारी प्रवृत्तियां दो भाग के अंदर होती है। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया टेक्स प्लेस इन 2 phases. द फर्स्ट फेज was also against Britain, the second phase was also against Britain, but the use of force was the fundamental difference, was the ideology which was guiding the both phases, particularly the second phase which was guided by the ideology of social justice और सामाजिक न्याय हम जिसे कहते हैं। अब देखिएगा कि इसी का ही ये पूरा का पूरा कम्युनिस्ट जो मूवमेंट इंडिया के अंदर चलता है, उसी के तौर के ऊपर, उसी के बेस के ऊपर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का फैलावा हुआ, उसका हम लोग थोड़ा बहुत अभ्यास कर देते हैं। You will see the cause and effect. यहाँ पे ये कारण था। कारण क्या बना? आपका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और आपकी कम्युनिस्ट जो आइडियाज थी वो स्प्रेड हो रही है। 1917 के अंदर आपकी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है। 1920 तक आते आते यहाँ ताशकंद नाम की जो जगह है, जो उस टाइम के यूएसएसआर का भाग था, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है। इसके फाउंडर थे एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी। ये दोनों जेंटलमैन थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जो इंडिया के अंदर आज एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसी के साथ ये लोग जुड़े हुए थे। सेकेंडली, यू विल ऑल्सो सी ड्यूरिंग दिस टाइम कि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस भी उभर के आ रहे हैं। जैसा एक केस था जिसका नाम था कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। नाम याद रखेगा, और कौन कौन जेंटलमैन या जेंटल वुमेन, खास करके लेडीज हम लोग जिसे बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन जो जुड़े हुए हैं इसके साथ साथ, वो कौन कौन थे। ओके, 1924 का आसपास का समय था और सरकार यहाँ पे जो नए नए है ना कम्युनिस्ट बने होते हैं, वो लाल सलाम बोल के जो नारा लगाने वाले लोग थे, सरकार उनके ऊपर टूट पड़ती है। बोले दौड़ा दौड़ा के उनको पकड़ती है, पीटती है और उनके ऊपर हर एक के ऊपर केसेस चलाती है। तो कानपुर के अंदर एक ग्रुप उभर के आ रहा था, उनको सरकार ने पकड़ लिया क्योंकि दे वर द न्यू कम्युनिस्ट, अभी नए नए ही इनको वो जो लाल जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर से ये लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। तो सरकार क्यों पकड़ती है? एसेंशियली इनका मानना ये था कि they wanted to deprive the king of his sovereignty of British India by complete separation of India from imperialistic Britain by a violent revolution. तो सरकार ने ये कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत ये 5 के 5 नाम है ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता। ये चारों के चारों नाम है, ये चारों के चारों नाम याद रखेगा कि इनमें से कौन से कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ भारत के अंदर जुड़े हैं। इन्होंने एक प्लान किया था, एक कॉन्स्पिरेसी रची थी, इन्होंने एक साजिश रखी थी और साजिश के तहत ये बोला था कि ब्रिटिश एम्पायर को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। और सरकार ने यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा बेस है ना, टू डिप्रीव द किंग एम्परर ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका बेस बना के इनके ऊपर केस चलाया, मुकदमा चलाया और ट्रायल चलाया, जिसे कहा जाता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। बोल्शेविक क्यों? क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट आइडियाज के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा एक और यहाँ पे एक और कॉन्स्पिरेसी केस है जो बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम के अंदर, जिसका नाम है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। 1929 के आसपास यहाँ पे आता है। यहाँ पे होता क्या है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी यहाँ इंडिया के अंदर की, वो लोग करीबन 30 से 31 यहाँ के जो लेबर लीडर्स थे ना मेरठ के अंदर से, उनको पकड़ लेते हैं और उसके अंदर वो 3 आपके इंग्लिशमैन भी होते हैं और बहुत ही बवाल मच जाता है। क्यों? क्योंकि इनका भी मानना यही था, लेबर यूनियन वाले थे, यूनियन
जो थी वही वो आपकी रेड आइडियोलॉजी वाले लोग थे और सरकार को नहीं पसंद था। एज अ रिजल्ट सरकार ये ब्रिटिशर्स को और यहाँ के इंडिया के जो भी लेबर लीडर्स है उनको पकड़ लेती है और उनको जेल के अंदर फिट कर देगी। वो जो आपकी जो केस हुआ उसे कहा जाता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। और इसी के बाद सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आएगी। पब्लिक सेफ्टी बिल कौन सा, याद करो, स्वराजिस्ट वाला। स्वराजिस्ट ने ये बिल को डिफीट कर दिया था। ओके, तो आपके यहाँ पे जो लेबर लीडर्स थे उसके अंदर 3 इंग्लिशमैन भी थे। मैंने आपको बताया कि ये इंग्लिशमैन भारत के अंदर भारत के लोगों की मदद करने आते थे, सरकार को पसंद नहीं आता था, इसके लिए सरकार इनको पकड़ पकड़ के अरेस्ट किया करती थी। एंड एज अ रिजल्ट सरकार को लगा कि इनको डिपोर्ट कर दो। डिपोर्ट करने के लिए ये लोग बिल लेके आए। ओके, तो आपका पब्लिक सेफ्टी बिल वो आपके मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बैकग्राउंड के अंदर आता है। बट याद रखिएगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट किया था किसने, आपके स्वराजिस्ट ने। ओके, और इसके बाद यहाँ पे फाइनली जो आपकी जो गंगा जमुना शुरू होगी जिसे कहा जाता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज 2 या रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, जो भारत के अंदर 2 फेजेस के अंदर देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है पंजाब, यूपी एंड बिहार के अंदर और दूसरा आपका बंगाल के अंदर। तो हम लोग अलग अलग, जैसे हमने देखा ना कि फेज 1 के अंदर कहाँ देखने को मिला, नॉर्थ के अंदर देखने को मिला, बंगाल के अंदर देखने को मिला और महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग विस्तारों के अंदर, और उसी का ही हम लोग थोड़ा बहुत अभ्यास कर देते हैं पंजाब, यूपी एंड बिहार को लेके। इसके पहले जो पंजाब, यूपी एंड बिहार से जो आंदोलन जुड़ा हुआ है, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम है HRA। अभी HRA की स्थापना यहाँ पे 1924 के अंदर कानपुर के अंदर की गई थी। लेटर ऑन 1928 के आसपास तक आते आते इसका जो नाम है वो बदल के कर दिया जाता है HSRA। ओके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब आप देखिएगा कि ये HRA है, इसके साथ कौन कौन लीडर्स जुड़े हुए थे। अभी ये जो क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, साथों साथ JC जोगेश चंद्र चैटर्जी जैसे लीडर्स यहाँ पे HRA के साथ जुड़े हुए थे। बिस्मिल है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल पे है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ओके, तो ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी थी, ये पूरा का पूरा बेस था, जिसके साथ के ऊपर यहाँ पे ना ये क्रांतिकारी लोग थे। तो सरफरोशी बोले कुछ नहीं, तो चले जाएंगे, बोले एक सेक्रीफाइस दे देंगे, इतना लार्ज सेक्रीफाइस देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा शुरुआत होती है HRA की, और HRA जो 1924 के अंदर कानपुर के अंदर स्थापना होती है। अभी ये जो HRA नाम का पॉलिटिकल संगठन था वो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जो सबसे पहले हमको देखना है वो है HRA का एम क्या था। HRA का क्या एम था? HRA वांटेड टू, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वांटेड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रिवॉल्यूशन। साथों साथ रिवॉल्यूशन करने के बाद इनको क्या बनाना था? दे वांटेड टू एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, USI बनाना था। ओके, तो फेडरल रिपब्लिक, साथों साथ जिसका जो बेसिस होगा वो है आपका एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसी को लेके इन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम कंसीव किया और भारत के अंदर जितने भी लोग थे उसको आगे कंटिन्यू, ये प्रोग्राम की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो HRA का जो ग्रुप था वो एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जुड़ा हुआ था जिसका नाम था काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी रॉबरी, जो 9 अगस्त 1925 के अंदर होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आप लोग जानते होंगे कि ये जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे भारत के अंदर, ये रिवॉल्यूशनरीज के पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, हथियार भी नहीं हुआ करते थे, और इनके पीछे जो फोर्सेस इनको जो डिस्टेबलाइज करने के लिए जो लगे हुए थे वो ब्रिटिश CID थी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस सोर्सेज थे, ब्रिटिश पुलिस थी। और इसी को लेके इनको लग रहा था कि अगर भारत के अंदर आर्म रिवॉल्यूशन चाहिए, लाना होगा, तो हमको उसके लिए हथियार भी चाहिए होंगे, वी ऑल्सो नीड मनी फॉर दैट। एंड एज अ रिजल्ट ये लोग ब्रिटिश वेयरहाउसेज जो है, ब्रिटिश जो आर्मरी होगी, ब्रिटिश आपकी जो जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जहाँ पे कुछ चल रही है, उसी को ये लोग लूटने की कोशिश करेंगे। रॉबिनहुड जैसा काम था इनका एसेंशियली उस टाइम के अंदर। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग काकोरी नाम की जो जगह है वहाँ पे एसेंशियली इट्स अ ट्रेन स्टेशन, और वहाँ पे ये लोग ये लूट मचाते हैं जिसे कहा जाता है काकोरी रॉबरी और काकोरी कॉन्स्पिरेसी। मूवीज के अंदर, बहुत सारी मूवीज के अंदर भी दिखाया गया है कि चलती ट्रेन के अंदर से किस तरह से लूटा जाता है। ओके, सो रिवॉल्यूशनरीज लेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल लूटेड द ब्रिटिश ट्रेजर फ्रॉम अ ट्रेन एट काकरी नियर लखनऊ। लखनऊ के पास जो स्टेशन था जिसका नाम है काकोरी, और काकोरी
के पास से ही ये लोग पूरा का पूरा ट्रेन को लूट देते हैं और वहाँ पे ब्रिटिश जो पूरा का पूरा इनका खजाना जा रहा हो, इनका जो पैसा जा रहा होता है, इसको लूटने की कोशिश करते हैं। ओके, तो राम प्रसाद बिस्मिल उस टाइम के अंदर यही चीज़ बताया करते हैं ना कि बिस्मिल का या आज़ाद का या इस तरह के जितने भी लीडर्स को बताया है, तो रंग दे बसंती के अंदर बोलते हैं ना आमिर खान के, बिस्मिल का संदेशा है कि लाहौर से आने वाली गाड़ी को हम काकोरी के पास लूटेंगे और उन पैसों से हम क्या खरीदेंगे, हथियार। ओके, तो एसेंशियली इनका कहने का मतलब यही था कि ये जो पैसों जो भी यहाँ से आएंगे उससे ये लोग हथियार खरीदने की कोशिश करेंगे। तो 9 अगस्त काकोरी कांड के साथ जो कौन कौन लुडेस जुड़े हुए थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के साथ, उनके नाम याद रखेगा। एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे अशफाकुल्ला खान, थर्ड वन वॉज चंद्रशेखर आज़ाद एंड दी फाइनल वन वॉज रोशन सिंह। देखिएगा कि रोशन सिंह जो थे उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि he did not participated into this whole dacoity। यहाँ पे जो पूरा का पूरा इन्होंने ट्रेन लूटा उसके अंदर नहीं थे, पर पीछे जो आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग करना था लॉजिस्टिक्स के अंदर, उसके अंदर ये रोशन सिंह जुड़े थे। तो ब्रिटिशर्स इनको भी ट्राई करती है। ओके, 1997 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आया। देखिएगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार का उसने क्वेश्चन पूछा है चटगांव, काकोरी, लाहौर एंड गदर। अभी तक हमने चटगांव और लाहौर देखा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। और इसके साथ लीडर्स का पूछ दिया है। तो कहने का मतलब यही था कि क्रांतिकारियों का यहाँ पे लिस्ट दिया है और साथों साथ यहाँ पे जो दूसरा लिस्ट दिया है उसने, वो है उनके साथ कौन से इवेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो A3, B4, C1, D5 अगर आप देखोगे इनमें से कौन से करेक्ट लग रहे हैं आपको, तो मोस्ट पॉसिबल और द राइट आंसर इज आंसर सी। क्यों, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ था। अब देखिएगा कि चटगांव के साथ एक जेंटलमैन जुड़े थे जिनका नाम था सूर्या सेन। अगले वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत और गहराई से चर्चा करेंगे हम लोग, जो चटगांव आर्मरी रेड हुआ था। ओके, तो मास्टर थे, स्कूल के टीचर थे और स्कूल के टीचर ने पूरी की पूरी चटगांव, जो आज के चिटगांव हम लोग जिसे कहते हैं, बांग्लादेश के अंदर जो पोर्ट है उसी की हम लोग बात करें, वहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी आर्मरी रेड की थी। तो सूर्या सेन वो भी क्रांतिकारी थे। सेकेंड काकोरी के साथ इसमें आपको दिख रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, हमने देख लिया इसमें से कौन थे। गदर के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कौन थे, लाला हरदयाल उसके फाउंडर हुआ करते थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह के साथ जुड़ी हुई है और भगत सिंह के एकम्प्लिस हुआ करते थे। एक थे जतिन दास जो जेल के अंदर जो लेटर ऑन उपवास करते हैं 60 दिन तक और फिर अपनी जान दे देंगे, उनको जो पकड़ा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तहत, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड गदर जिसके साथ साथ लाला हरदयाल जुड़े हुए थे। ओके, तो A B C D राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, D का 1 आता है, C का 2, इस तरह से C रहा है। अब देखिएगा कि हमने जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखा है उसी के तहत HRA को देखा। वहाँ से ही ये जो सोशलिस्ट जो ट्रेंड था आपका, जो समाजवादी विचारधारा थी, सामाजिक न्याय का जो बेस था, सोशल जस्टिस का जो बेस था, उससे और इंस्पायर यूथ होते हैं और फाइनली HRA का नाम चेंज हो जाता है, बहुत सारे और नए लीडर्स जुड़ते हैं। तो सितंबर 1928 के आसपास 28 के आसपास फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में जगह है, वहाँ पे फिरोज शाह कोटला ग्राउंड भी है आज की तारीख में। और फिरोज शाह कोटला जो सिटी जो था, अगर आप कल्चर के अंदर याद रखोगे तो फिरोज शाह तुगलक करके एक आपके तुगलक वंश के राजा हुआ करते थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। ओके, दिल्ली बहुत सारे 6-7 सिटीज़ का छोटा छोटा समूह है, शाहजहाबाद, फिर जहाँपना, फिर दिनपना है, फिर सिरी फोर्ट है, उसमें से भी एक और भी एक फोर्ट जगह नाम थी जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला। वहाँ से ये शुरू। फिरोज शाह कोटला पे क्रिकेट ग्राउंड भी है और आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो तो फिरोज शाह कोटला पे ही हमारे जो प्रेजेंट डे इंडियन क्रिकेट टीम के जो नए कोच की जो अपॉइंटमेंट की गई है, अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे वहाँ पे। ओके, तो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। फिरोज शाह कोटला एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसी चीज़, मतलब है ना कि कभी कभी हमको स्कूल्स के अंदर क्वेश्चन पूछा करते थे कि इसकी आत्मकथा लिखी है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन चेयर, तो आप बोल सकते हो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह कोटला करके जो जगह है, तो वहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें आप लिख सकते हो। बोले यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने हमारे लिए सिटी बनाया था, मैं वहाँ पे जन्मा हुआ, फिर कुंबले ने 10 विकेट लिए हैं, उसके साथ साथ आप भगत सिंह और उनका भी वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, सो आई कम बैक टू दिस टॉपिक। सितंबर 1928 फिरोज शाह कोटला के अंदर यहाँ पे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इनका भी काम यही था कि इनको कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर काम करना है और इन्होंने अपना जो मेन जो गोल था ना उसको समाजवाद, सोशलिज्म की तरह के ऊपर पूरा का पूरा अडॉप्ट कर दिया था। ये जो HSRA के लीडर्स थे, ये सब के सब लीडर्स को याद रखेगा, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार एंड
जयदेव कपूर। ये जो 5 के 6 मेन लीडर्स है, और भी लीडर्स मैं आपको अगली स्लाइड्स के अंदर दिखाता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू HSRA, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू HRA। कहीं से कहीं क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग के अंदर तो आप यहाँ से अरेम कर पाओगे। ओके, HSRA की हम लोग बात कर रहे थे, और HSRA के साथ एक जो केस जो जुड़ा हुआ था जिसे कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब देखिएगा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्यों हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या था। उसका जो बैकग्राउंड जो जुड़ा हुआ है, वो बैकग्राउंड के अंदर एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था सॉन्डर। अब सॉन्डर लाहौर के अंदर पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, और दिसंबर 1928 के आसपास उसका खून कर दिया जाता है ये क्रांतिकारियों के द्वारा। और यही क्रांतिकारियों को पकड़ के जब पूरा का पूरा मुकदमा चलाया गया है, तो उसी को ही बोला गया है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री के अंदर लेके जाना चाहता हूं। वो किस तरह से है। मुद्दा ये था कि इन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर क्यों किया, पहले तो आपको वो समझ में आना चाहिए। सेकेंडली, सॉन्डर्स के मर्डर के पीछे इनका जो पूरा का पूरा जो बेसिस था वो क्या बन रहा था। अब देखिएगा कि दिसंबर 1928 के आसपास इन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया, बट इम्पॉर्टेंट ये था कि सॉन्डर्स के मर्डर के पीछे एक जेंटलमैन की मृत्यु जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बहुत ही अव्वल लीडर हुआ करते थे लाला लाजपत राय, वो जुड़ी हुई है। हुआ ये कि करीबन नवंबर 1928 के आसपास, अक्टूबर नवंबर 1928 के आसपास, अब बैकग्राउंड के अंदर देखोगे 1928 के फरवरी के आसपास से ही भारत के अंदर एक कमीशन आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। और ये जो साइमन कमीशन था, इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विच हैड कम टू इंडिया टू डू द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस। भारत के अंदर संविधान किस तरह से आगे जाए उसके ऊपर ये लोग रिसर्च करने आए थे और अपना रिपोर्ट देने वाले थे सरकार। अभी हुआ ये कि जब ये कमीशन भारत के अंदर आता है तो उसको लेके ठहर ठहर प्रोटेस्ट हो जाते हैं, काले झंडे लगा के सब लोग चलते रहेंगे, वो काला उसको फ्लैग दिखाते रहेंगे और साइमन गो बैक का नारा लगाते रहते। तो साइमन जहां जहां जाता वहां वहां उसके नाम का नारा लगता कि तुम वापस जाओ, साइमन गो बैक। भी एक दिन साइमन उड़ते तो मतलब उस टाइम के अंदर प्लेन तो नहीं हुआ करते, पर ट्रेन में बैठ के वो लाहौर पहुंचता है और लाहौर के अंदर जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी पूरी की पूरी कमीशन थी, उसकी कमेटी के मेंबर्स भी थे। तो जब साइमन कमीशन लाहौर के अंदर आता है तो लाहौर के अंदर जो उस टाइम के अंदर पंजाब प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, उसके लीडर हुआ करते थे लाला लाजपत राय। और लाल बाल पाल और गोश्त जैसे मैंने आपको बताया, तो लाला लाजपत राय 1920s के अंदर 1928 पर्टिकुलरली यहाँ पे उस टाइम के अंदर थोड़े बहुत पॉलिटिकल एक्टिव होते हैं, थोड़ी उम्र भी हो गई होती है, स्वराजिस के साथ भी जुड़े हुए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुड़े हुए थे। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय। और वो जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वही प्रोटेस्ट के चक्कर में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज इतना जोरों से कर रहे हैं तो लाला लाजपत राय के छाती के ऊपर लाठी लग जाती है। और ये जो लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाला जो इंसान था उसका नाम था सॉन्डर। तो भगत सिंह वहां पे कोने के अंदर बैठे थे और भगत सिंह कोने के अंदर बैठ के ये चीज पूरी की पूरी मतलब खड़े थे और ही सॉ दिस थिंग कि हाउ ब्रूटली लाला लाजपत राय वाज अटैक्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और उसी का बदला लेने के लिए 15-17 दिन के बाद जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर से, तो भगत सिंह का खून खौल उठता है। तो जब वो बोलते हैं ना कि अब जो तेरा खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आई बेकार वो जवानी है। बोले अब तो तेरा खून खौल हो जाना चाहिए, बोले उठ जाना चाहिए, तुमने लाला लाजपत राय का खून किया है। अब देखिएगा कि लाला लाजपत राय और भगत सिंह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम नहीं हुआ करती थी। भगत सिंह वॉज अ कम्युनिस्ट बाय हार्ट, ही वॉज अ रैशनलिस्ट। लेटर ऑन तो रिलीजन के अंदर भी नहीं मानते, एथिज्म की तरफ चले जा रहे हैं। और जब आपके लाला लाजपत राय रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंड के ऊपर जो थोड़ा प्रो हिंदू टिल्ट दिखा रहे थे ना, तो भगत सिंह ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, द लॉस्ट लीडर। लाला लाजपत राय का फोटो था और उसके नीचे लिखा था द लॉस्ट लीडर। बोले ये हमारा नेता कहाँ थे और कहाँ चले गए, इनकी विचारधारा किस तरह से परिवर्तन आ रही है। बट दो द डिफरेंसेस वर देयर आइडियोलॉजिकली, द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एंड द बैकग्राउंड वाज सेम। और इनका मानना यह था कि अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। हमारे बीच में आंतरिक कोई भी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। और इसी के चक्कर में जब लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है तो भगत सिंह और उनके जितने भी कॉमरेड्स थे जो सोशलिज्म के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रखते थे, इनका मानना यह था कि हमको सॉन्डर्स को मार देना चाहिए। और आपने जैसे बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा जहाँ पे भगत सिंह और उनके एकम्प्लिस थे आपके विजय कुमार सिन्हा, सुखदेव
सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु, तीन जो जेंटलमैन यहाँ सबसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी के साथ जुड़े हुए थे, और भी यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए थे, आप सबके सबके नाम याद रखेगा। तो वो सॉन्डर्स नाम का जो ऑफिसर था उसको गोली मार देते हैं और वहाँ से ही आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हुआ। अब देखिएगा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होने के बाद भगत सिंह और उनके जितने भी साथीगण थे वो सब भाग जाते हैं। बट इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई क्रांति करना, क्रांति करके भारत के लोगों को नींद से जगा देना, बोले एकदम जाग उठो, हम लोग आ गए हैं, हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। बट ये जो क्रांति का जो पवन था और क्रांति की जो गूंज थी ना, वो भारत के लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। साथों साथ अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो भी ठंडी हो रही थी और इनको लग रहा था कि हम लोग को अगर इनको उठाना होगा तो इनके कान तक गूंज पहुंचनी चाहिए। तो इनकी कान तक गूंज कहाँ तक पहुंचेगी, हाउ विल यू रीच टू द ईयर्स। तो इनको एक आइडिया आया, इनको लगा कि हम लोग पब्लिक के सामने जाएंगे और वहाँ पे पूरा का पूरा जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर हम लोग बम डाल देंगे। अभी ये जो बम था उसके अंदर किसी की जान नहीं जाएगी, ऐसा बम इन्होंने नहीं बनाया था, बट उसका आवाज़ ऐसा होगा। और सेंट्रल असेंबली के अंदर आपने बम फोड़ा, उसका मतलब क्या है, लंदन के अंदर आपकी जो हुकूमत बैठी थी उसके कान तक आवाज जाएगी कि भारत के अंदर क्रांतिकारी सक्रिय हो गए हैं, जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए। ओके, तो द कल्ट ऑफ बॉम्ब और द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब विच वाज रिटन बाय भगवती चरण वोहरा, ये बॉम्ब का जो सिद्धांत था उसको लेके ये लोग आगे चल रहे थे। इसके विरुद्ध में गांधी ने एक और आर्टिकल लिखा था, द कल्ट ऑफ बॉम्ब। इनको क्रिटिसाइज किया था, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, बोले आपका रास्ता गलत है। ओके, तो भगत सिंह विथ हिज अकम्प्लिस बीके दत्त एंड बटुकेश्वर दत्त एंड हिमसेल्फ भगत सिंह, ये वहाँ पे अगर आपने मूवी देखी होगी तो मूवी के अंदर दिखाया अजय देवगन को उसका रोल प्ले किए हुए, वहाँ पे असेंबली के अंदर जाके ग्रेनेड फेंकते हैं, बम फेंकते हैं और उसके बाद अपने आप को सरेंडर करा देंगे और वहाँ से ही आपका पूरा का पूरा मुकदमा चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। लेटर ऑन बॉम्ब आउटरेज इन असेंबली, भगत सिंह एंड हिज अकम्प्लिस डिटेन्ड। ओके, तो ये पूरा का पूरा आंदोलन चला, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स के अंदर इस तरह की पब्लिश हुआ करती थी। और भी लीडर्स थे आपके भगत सिंह के साथ साथ जो जुड़े हुए थे, दुर्गा भाभी ने रंग दे बसंती जैसी मूवीज देखी होगी, वहाँ पे सोहा अली खान वहाँ पोर्ट्रे करती है, मनबीर सिंह, केदारनाथ सहगल, अजय घोष, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, विजय कुमार सिन्हा एंड सुखदेव राज। ओके, आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से ये बुद्धा बुरा कर बुरा चलता है, जो आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग की तरफ चला जाएगा। अब देखिएगा, अब भगत सिंह जैसे लीडर्स जो उभर के आए हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, वो आइडियोलॉजी जो है ना पूरी की पूरी चेंज करेंगे। ये आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग के तहत ही इनका मानना ये था कि ये रिवॉल्यूशन तो भारत के अंदर होगा पर भारत के लोग के द्वारा ही किया जाएगा, नो कोई बाहर का आदमी आके इसको कंटिन्यू कर सकता है। सेकेंडली, भगत सिंह के साथ साथ जो थोड़ी बहुत हाईलाइट्स है वो भी आपको जाननी होगी। एक तो इनकी एक पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पे एक पंजाब नौजवान सभा करके एक संस्था थी जिसके साथ वो जुड़े हुए थे। साथों साथ यहाँ पे लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन भी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था और भारत के अंदर जो विद्यार्थी थे लाहौर के अंदर, उनकी मदद के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अब देखना है कि HSRA का रोल क्या रहा है। HSRA के अंदर हमने देखा कि ये लोग एक ही चीज मांग कर रहे थे, वो क्या था कि भाई इंकलाब जिंदाबाद, डाउन विथ रिवॉल्यूशन। ओके, तो लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद, यही पूरा का पूरा नारा लगाया था। अब देखिएगा कि HRA और HSRA स्टैंड्स फॉर अबोलिशन ऑफ ऑल सिस्टम्स विच मेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। ये क्या है, मैन बाय मैन पॉसिबल मतलब आप यहाँ पे समाजवाद की तरफ जा रहे हो। ऐसी कोई भी सिस्टम जो आदमी एक दूसरे आदमी का वहां से शोषण करने की कोशिश करे, वो सबकी सब सिस्टम को अबॉलिश करेंगे। साथों साथ यहाँ पे लेबर एंड पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना करेंगे और वहां से ही हम लोग आर्म रिवॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। फाइनली दे ऑल्सो थॉट कि यहाँ से ही हम लोग पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट आगे जाके मार्क्सिज्म का जो आइडिया है वो लोगों तक और पहुंचा पाए और वहां से इन्होंने पूरा का पूरा आइडिया कंटिन्यू कराया। भगत सिंह के बारे में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो चीज़ें जो जुड़ी हुई थी, जो अपने जब जेल के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत, सॉन्डर्स के मर्डर के तहत, उनको पकड़ा किसके तहत गया था, आपकी बॉम्ब असेंबली में। उन्होंने असेंबली के अंदर बॉम्ब डाला था, उसके बाद वो हाथ में आ गए थे, खैर उन्होंने सरेंडर किया था और वहाँ पे ये किताब लिखते हैं, वाई एम एन एथिस्ट। एंड फाइनली ऑन 23 मार्च 1931 उनके और उनके अकम्प्लिसेस थे उनको हैंग कर दिया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एग्जीक्यूटेड। ओके, द ट्रिब्यून करके न्यूज़पेपर था, वहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई थी। और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब, जो यूपी एंड बिहार, जो आपका पूरा का पूरा वेस्ट इंडिया के तहत आप बोल सकते हो, वहाँ पे वो ख़त्म होता है। सेकेंडली, हमको जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखना है वो है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर ये जो दूसरा स्ट्रैंड उभर के आ रहा था वो कहाँ पे हुआ। देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हो रही थी
और वही अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के तहत बहुत सारे ग्रुप्स से इनिशियली कांग्रेस के अंडर काम कर रहे थे और लेटर ऑन इनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ नहीं जमती है तो वहाँ से ये लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएंगे। इसी के तहत आपको सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ एक बंदा जो बंगाल के अंदर 1924 के आसपास जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था गोपीनाथ साहा। उन्होंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे उसके ऊपर हमला कर दिया था, चार्ल्स थेगार्ट। ओके, तो नाम याद रखिएगा, गोपीनाथ साहा इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इसके बाद यहाँ पे बंगाल के अंदर जब सेकेंड फेज होता है वहाँ पे ही आपकी जो शुरुआत होगी जिसे कहा जाता है चटगांव आर्मरी रेड विच हैपेंस इन अप्रैल 1930। अब अप्रैल 1930 मतलब क्या था भारत के अंदर? अगर आप थोड़ा बहुत कंटेम्प्ररी 1930s का टाइम देखोगे तो अप्रैल 1930 के आसपास इंडिया के अंदर चल रहा था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत जब आपकी थोड़ी बहुत इंस्टेबल हो रहा था, ब्रिटिश सरकार की जो मशीनरी थी, मैकेनिज्म था, उसी का ही सहारा लेके बहुत सारे क्रांतिकारी थे बंगाल के अंदर। और उन्हीं में से एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सूर्या सेन। उन्होंने चटगांव नाम की जो जगह है, चिटगोंग आर्मरी रेड। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अपनी आर्मरी रखा करते थे, जहाँ पे अपने वेयर हाउस हुआ करते थे, स्टोर हाउसेज हुआ करते थे, जहाँ अपने सबके सब हथियार का जखेरा रखेंगे। वहाँ पे इन्होंने रेड कर दी और वहाँ से हथियार चुरा के पूरा का पूरा जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हटा देते और वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। तो चिटगांव आर्मरी रेड के साथ कौन जुड़ा हुआ था? सूर्या सेन वॉज रिलेटेड। ओके, सेकेंडली यहाँ पे ही वॉज अ स्कूल टीचर, ये वो सूर्या सेन है। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है स्त्रियों का। ओके, सो यू विल सी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन आल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। बीइंग अ स्कूल टीचर उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया एंड बाय 1930s मेनी ऑफ द वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ओके, तो चिटगांव आर्मरी रेड के साथ जो 2-3 लेडीज जो जुड़े हुए थे, एक तो थे प्रीतिलता वाडेदार, सेकेंड वन वॉज कल्पना दत्त। इसके साथ साथ आपकी घोष सिस्टर थी शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी। ओके, ये चारों के चारों नाम याद रखेगा जो चिटगांव आर्मरी रेड के साथ जुड़ा हुआ है। चिटगांव इज नाउ बेस्ड इन बांग्लादेश। और चिटगांव के बारे में अगर आपको पता होगा कि वहाँ पे भी नेचुरल हार्बर है। और जैसे गुजरात के वेस्ट, मतलब भारत के वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात में खास करके जो भावनगर करके जगह है, वहाँ पे जो आपकी नेचुरल जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी, उसको compete कर रहे हैं चिटगांव। ओके, चिटगांव के अंदर भी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर है। और जो इंडिया के अंदर जो शिप तोड़ने के लिए आया करती थी, जिनकी शिप्स का एजिंग हो जाता है, वो अभी बहुत सारी शिप्स बांग्लादेश की तरफ भी जा रही है। ओके, इसके ऊपर से भी एक मूवी आया था, अभिषेक बच्चन कल और दीपिका पादुकोण जैसे थे, खेले हम जी जान से करके एक मूवी आया था जो ये पूरा का पूरा चिटगांव आर्मरी रेड को दर्शाता है। ओके,